सो हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपका टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको वो पढ़ाया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो उस टाइम पे मैंने आपको टेम्परेचर लिखवा दिया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन में, जबकि टेम्परेचर उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और प्रेशर जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1 atm। तो ये मैंने आपको गलत बता दिया था, आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपका टेम्परेचर जो होता है वो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो आप प्रेशर लगते हैं वो आपका 1 atm होता है, या आप 298 केल्विन भी आप चल के मान सकते हैं, जो आप उसका टेम्परेचर मान सकते हैं। अब मूव करते हैं हम इस पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे। तो पहले आप जैसे डेफिनेशन इसकी देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड by base is defined as the heat change when 1 gram of equivalent of the acid is neutralized by a base, the reaction being carried out in dilute solution। तो इस पूरी उसमें आपको जो नोट करने वाली बात है, आप इस पूरी डेफिनेशन में आप समझ ही गए होंगे। अब देखो इसमें जो नोट करने वाली बात है, एक तो ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड होगा आपका, और आपका है बाय ए बेस, आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे कैरिड आउट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो चीज़ें आपको नोट करने वाली इसमें है। इसमें देखो क्या है आपका, जब आप किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के द्वारा, और आपका जो एसिड होना चाहिए वो आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। इक्विवेलेंट लेने का मतलब क्या है, या तो आप मोस्टली क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो आप क्या है, या तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, तब तो आप मोल में भी काउंट कर सकते हैं, वरना आपको 1 इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा आपको एसिड का भी और बेस का भी। अब देखो क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसमें समझा देती हूँ। जब हम क्या है वैसे 1 इक्विवेलेंट एसिड को 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को हम जब न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के द्वारा, तो जो हमारी हीट रिलीज होती है वही हमारी क्या है, आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। अच्छा, ये प्रोसेस मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें जो होगी आपकी हीट जो होगी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे मतलब रिलीज ही होगी, और उसका रीज़न क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखो आपने NaOH का डिसोसिएशन तो देखा होगा, आपको कैसे करोगे, अगर आप NaOH और HCl की रिएक्शन कराओगे आपका NaHCl फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा। अब देखो अगर मैं इसको आयंस की टर्म में लिखूँ, Na पॉजिटिव, OH निगेटिव और H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और इस साइड में बन जाएगा आपका Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव और प्लस H2O। तो दोनों साइड से आप कॉमन आयन काट सकते हैं, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव दोनों साइड है तो वो आपके कैंसिल हो सकते हैं। तो आपकी ओवरऑल जो रिएक्शन बन के आएगी वो आपकी आएगी H पॉजिटिव, OH निगेटिव और आपका आ जाएगा H2O। आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं तब आपकी जो हीट रिलीज होती है वो आपकी होती है माइनस के 57.1 किलो जूल या माइनस के 13.7 किलो कैलोरी आपकी होती है। अच्छा, अब इसमें भी आप देखेंगे H पॉजिटिव है और OH निगेटिव है। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन आपके कट गए हैं, तो आपकी जो हीट रिलीज हुई है ना, आपको लग तो ऐसा रहा है कि वो NaOH और HCl की रिएक्शन से हो रही है, बट ऐसा नहीं है। क्या है, आपने डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया है, तो जब आपने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो तो वो आपका अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। आपको उसके लिए बाहर से कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे उसे डिसोसिएट करने के लिए आयन में वो भी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ रही हो। तो ऐसा तो है नहीं, मुझे आयन में डिसोसिएट करने के लिए इसमें कोई भी एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ रही है, आयन में अपने आप डिसोसिएट हो रहा है। तो हमारी जो एनर्जी है वो आपकी हो रही है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव रिएक्ट करते हैं और H2O बनते हैं। तो देखो क्या है, जब वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव ऑलरेडी आयंस में हैं, उन्हें तोड़ने के लिए तो हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी है, H2O आपका फॉर्म हो चुका है। तो जब आपको जो एनर्जी होगी वो आप क्या है एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हो, तो आपकी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो होगी एनर्जी जो है आपकी सिर्फ रिलीज होगी। तो इसलिए आप देखोगे आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका मोस्टली क्या हर रिएक्शन में ही देखोगे आप, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा आपका,
ना कि एंडोथर्मिक। यानी हमेशा आप देखोगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है, यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपकी, वो आपकी आएगी लेस देन 0, यानी निगेटिव ही आएगी आपकी। हमेशा आपकी हीट जो होगी रिलीज होगी। और उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्यों? क्योंकि आपको आयंस को डिसोसिएट करने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें। ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या है, जो है आपके आयंस में अपने आप ही टूट जाएगा, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका H पॉजिटिव और OH निगेटिव रिएक्ट कर रहा है, H2O आपका बना रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है एनर्जी जो है आपकी रिलीज हो रही है। तो इस केस में जब आप देखेंगे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब आप केस लेंगे, तो आपकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो आपकी -57.1 किलो जूल या -13.7 किलो कैलोरी होती है। उसके अलावा आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी हमेशा निगेटिव होगी। ये एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये आपको बातें ध्यान रखनी है इसमें। अच्छा, 1 इक्विवेलेंट का मतलब इसमें है क्या, जो मैंने मार्क किया था आपको, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड। सपोज करो हम H2SO4 ले रहे हैं, वो ना लेके, और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaCl से, या आप कुछ भी करवा रहे हो, तो इसका जो है आप क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे। क्योंकि अगर जो 1 मोल होगा इसका, वो तो आपको पता है उसमें कितना होंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट में अगर आप निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 49 होता है H2SO4 का, और जो मोलर वेट होता है वो आपका होता है 98। तो अगर आप इक्विवेलेंट निकालने बैठोगे, तो वो अगर आपके अगर मोल आपके 1 मोल आ रहे हैं, तो आपके जो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे वो आपके आ जाएंगे 2। तो इसलिए क्या है आपका, इसमें हम जो कंसीडर करके चलते हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट करके कंसीडर करके चलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, ना कि अगर आप एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमेशा आप ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे, ना कि आप मोल देखेंगे। लेकिन अगर इसी में अगर मैं बात कर लूँ कि हाँ मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे H पॉजिटिव के, तो आपको पता है कि मैंने बताया फाइनल रिएक्शन में हमारा क्या होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं और H2O को फॉर्मेशन करते हैं। उस टाइम पे हमारी हीट जो है कुछ ना कुछ रिलीज होती है। तो वही जो है हमारी हीट जो है वो क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। तो देखो क्या है, वो बेसिकली H पॉजिटिव आयन के, अगर मैंने इसका 1 मोल लेके भी चली, तो इसमें जो H पॉजिटिव आयन होंगे वो तो आपके 2 मोल ही होंगे। तो या तो आप H पॉजिटिव आयन के मोल कंसीडर करो। अगर आप H पॉजिटिव आयन या बेस ले रहे हो कोई सा भी, तो बेस के आप क्या है मोल कंसीडर करके चलोगे। बेस में OH निगेटिव आयन के मोल्स कंसीडर करके चलेंगे, और एसिड में आप H पॉजिटिव आयन के मोल्स कंसीडर करके चलेंगे। और अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में ले रहे हो, तो आप जो है एसिड या बेस के लेके चलोगे। तो ये ध्यान रखना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करते वक्त कुछ नहीं होता, बस आपका NaCl है। मान लीजिए आपने कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, और आपने उन दोनों की रिएक्शन करवाई, तो उनके आपको क्या है, अगर एसिड और बेस ले रहे हो को कंसीडर करके चल रहे हो, तो आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे। और अदरवाइज अगर आप H पॉजिटिव के टर्म में या OH निगेटिव आयंस के टर्म्स में देख रहे हो, तो आप मोल को कंसीडर करके चल सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है वही आपकी क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब बात आती है आपकी, ये मैंने आपको बेसिकली इसमें समझाई दिया। आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, आपने देखा होगा, वो आपका टोटल होता है हीट जो देनी पड़ी आपको आयन को डिसोसिएट करने के लिए, और आपका हीट जो हुई H पॉजिटिव से OH निगेटिव से, यानी H2O के फॉर्मेशन की। आप ऐसे मान के चल सकते हो आप। तो देखो क्या है आपका H आयन जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपका जो होता है ये वाला। अच्छा, इसमें बाकी नीचे एक लाइन और लिखी हुई थी, उसमें वो कुछ नहीं था, बस यही था कि अगर आपको बेस के रेस्पेक्ट में लिखना हो तो आप वही लिखेंगे कि आप आपकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसके बेस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो उसमें बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेके चलने होंगे, और आपको एसिड से न्यूट्रलाइजेशन करना होगा, तब जाके आपका जो भी हीट रिलीज होगी वो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी।
बाकी अगर आपको किसी भी रिएक्शन में दे रखा होगा तो आपका क्या होगा, आप लिमिटिंग एजेंट देख लेते हैं, यानी आपके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनने हैं या OH निगेटिव आयन ज़्यादा बनने हैं। तो जो भी आपके कम बनने होंगे, यानी मान लीजिए H पॉजिटिव आयन आपको मिल रहे हैं 2 मोल और आपको OH निगेटिव आयन मिल रहे हैं इसमें 1 मोल, तो लिमिटिंग एजेंट इसमें कौन सा हो गया, OH निगेटिव। तो हम जो है 1 मोल को ही तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के H पॉजिटिव आयन से हम वो रिएक्ट करवा के न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं। तो इस टाइम पे जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो आपकी 1 इंटू माइनस के 57.1 किलो जूल में अगर निकालेंगे आप, और किलो कैलोरी में निकालेंगे तो माइनस के 13.7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका उसका कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ कि लिमिटिंग एजेंट आपका क्या हो गया। अब ठीक है, अब हम मूव करते हैं आपके सी पॉइंट पे कि आपकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो आपकी टोटल है, आयन को डिसोसिएट करने में आपको जितनी हीट लगी और उसके आपके टोटल के बराबर है आपकी, यानी H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन रिएक्ट करके जो आपका उससे बना H2O बनाना है उससे, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कह दो आप, या तो इस रिएक्शन की जो हीट है इन दोनों का टोटल आपका होता है। तो देखो क्या है, आपका जब स्ट्रॉन्ग एसिड और आप स्ट्रॉन्ग बेस लेके चल रहे हो तो उस टाइम पे तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस टाइम पे तो आपको आयंस में तोड़ने के लिए कोई भी बाहर से हीट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, वीक एसिड और लेके चल रहे हो या वीक बेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप, यानी मैंने आपको कॉम्बिनेशन दे दिया CH3COOH का प्लस HCl का, ठीक है। तो उस टाइम पे NaOH का, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आपको पता है ये वीक एसिड है तो CH3COOH को डिसोसिएट करने के लिए भी आपको क्या है, कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो आप डिसोसिएट करने के लिए कुछ ना कुछ आप जो है एनर्जी दे रहे हो, तो वो आपकी क्या है, एब्जॉर्प्शन एनर्जी है, तो वो आपको प्लस के साइन के साथ दे रहे हो आप इसमें। तो आपकी क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो आपकी लेस देन हो जाएगी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करके चल रहे हो तो वो आपका 57.1 से आपकी क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल से, किलो जूल से आपकी कम हो जाएगी, या किलो जूल पर मोल से कह दो आप, कम हो जाएगी। मोल हमने किसके रेस्पेक्ट में लिए है वो ध्यान रखना है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन के उसमें। तो आपकी वही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो मोड होगा, यानी आपकी इसकी वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए अभी माइनस के 13.7 किलो कैलोरी निकल रही है इसमें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो आपका उस टाइम पे आपकी निकलेगी माइनस के 12.7 या माइनस के 11 पॉइंट कुछ ऐसी ही आपकी निकलेगी, अगर आप वीक एसिड और वीक बेस आप कंसीडर करके चल रहे हैं। अब एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि आप मोस्टली किस को आप स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करके चलेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस आप किससे कंसीडर करके चलेंगे, इसका आइडिया आपको थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। तो देखो, अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जैसे आपका जितने भी मोस्टली फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले जोन से हो गए, इन सब को का अगर कोई सा भी बेस आपको दे दिया है तो आप उसे क्या करके कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। मींस फर्स्ट ए और सेकंड ए वाला आपका पता ही होगा आपको, एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल हो जाएगी, यानी ये हो गए ये वाले हो गए, और आपका आ गया, तो आपके इनसे रिलेटेड कोई भी बेस होगा तो आप इन्हें क्या करके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आप कंसीडर करके चलेंगे इन्हें, और बाकी जितने भी बेस होते हैं उन्हें आप क्या कंसीडर करके चलेंगे, वीक बेस कंसीडर करके चलेंगे। और इसमें आपको बता देती हूँ, अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके कौन कौन से होते हैं अगर आपको ये पता करना है तो देखो, HF, CH3COOH और आपका N3H और H2S, इनको छोड़ के आपके जो है यहाँ पे मैं RCOOH भी लिख सकती हूँ, R की जगह आपका कुछ और भी आ सकता है, C2H5 वगैरह भी आ सकता है, और एक आपका H2HCO3। तो ये आपके क्या है,
वीक एसिड है, और इनके अलावा आपको अगर कोई भी मिलता है तो आप उसे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड ही कंसीडर करके चलेंगे। ये सारे आपके वीक एसिड होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मिलता है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करके चलेंगे, और उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप इतनी कंसीडर करके चलेंगे, माइनस की 57.1 किलो जूल या माइनस की 13.7 किलो कैलोरी पर मोल अगर आप लिख रहे हो तो वो मोल आप किसके कंसीडर उसमें लिख रहे हो, एच पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन के उसमें, ना कि आप उसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड आपके वही फर्स्ट है और सेकेंड है वाले हो गए, और आपके स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग बेस आपके ये हो गए फर्स्ट ए और सेकेंड ए वाले। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को देखना है तो आपके ये HF CH3 COOH N3H H2S H2CO3 ये सारे आपके वीक एसिड होते हैं। इन्हें छोड़ के जितने भी आपके एसिड्स हो गए मोस्टली वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसीडर होंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इनसे ही मिल जाएगा, आपको इतना कंफ्यूज होने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक है, अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस को ट्राई। आपको पता चल गया होगा, एक तो ये यहाँ पे जो लाइन लिख रखी है तो देखो क्या है, इफ़ द एसिड एंड बेस आर वीक देन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूजुअली लेस देन माइनस के 57.1। आपको एक तरीका और बता देती हूँ, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको पता लगानी है कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सीधे सीधे आप क्या करना, कोई भी आप एसिड देख लेना। मान लीजिए मैंने आपको दे दी CH3COOH दे दिया और आपका दे दिया मैंने HCl दे दिया। तो अगर क्या है किसी की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी कम है, हम हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर कम मान के चल रहे हैं दैट मीन्स हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप ये सोच रहे लोगों माइनस के 57.1 है तो उसकी कम वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी माइनस की 58.1, ऐसा नहीं है। हम इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी 57.1 से अगर कम वैल्यू देखनी है हमें तो 56.1 या आपकी 55.1 इस तरीके से होगी अगर किलो जूल पर मोल में आप कंसीडर कर रहे हो, वरना अगर किलो कैलोरी में माइनस के 13.7 होती है। ठीक है, कन्वर्जन मैंने आपको ही बताया था, आपका 1 किलो कैलोरी जो होती है वो बराबर होती है 4.18 किलो जूल के। ये आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको बताया भी था पहले के। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही हूँ ये वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके एक तो आपका CH3COOH है और एक आपका HCl है। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि इन दोनों में से आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि H पॉजिटिव आपको किससे ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको पता ही होगा जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो उतने ही ज़्यादा क्या है H पॉजिटिव आयन देगा। ये कोई भी जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका वो उतने ही ज़्यादा आपके क्या है OH निगेटिव आयन आपके देगा। तो देखो क्या है, आप सीधे सीधे ये देखेंगे कि आपकी क्या है H पॉजिटिव आयन इससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होगी इसी की ही ज़्यादा होगी, यानी डेल्टा HN जो होगी वो आपकी HCl की ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू CH3COOH की। करेंगे आप इसका वही मैग्नीट्यूड कंसीडर, ठीक है ना, क्योंकि आएगी आपकी नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट आपकी रिलीज ही होगी। आपको हीट जो है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ रिलीज ही होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको एसिड में जितने आपको जैसे H पॉजिटिव आयन जितने मिल रहे हैं ज़्यादा मिलेंगे उतनी ही आपकी क्या होगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपके माइनस की 57.1 होगी, जो चीज़ आपको याद रखनी है, या माइनस की 13.7 किलो जूल हो जाएगी। और हमेशा अगर हम मोल कंसीडर करके चल रहे हैं तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव के देखेंगे, और अगर हम इक्विवेलेंट देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे एसिड और बेस का देखेंगे कि एसिड और बेस के कितने इक्विवेलेंट हैं आपके। ठीक है, और फिर तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, इक्विवेलेंट वाली बात समझ में आई गई आपको, मोल वाली बात समझ में आ गई। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपका वीक एसिड और वीक एसिड ले लेते हो और आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइजेशन कराते हो, या वीक बेस ले लेते हो और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड से न्यूट्रलाइजेशन करवाते हो आप, तो उसकी क्या होगी न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो होगी वो आपकी इससे कम आ जाएगी, यानी माइनस की 57.1 से कम आएगी। यानी वही आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा, माइनस के 48.1
-36.1 ऐसा कुछ आपकी वैल्यू आएगी। और आप ऐसी कैलोरी में देख सकते हो माइनस के आपकी क्या 12.7 आ जाएगी या -11.0 वगैरह समथिंग ऐसी आ जाएगी। ये बातें अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक मैंने आपको पॉइंट जो करवाया था नोटिस में वो आपका था ये कि H पॉजिटिव आयन जो हैं आपको जितने ज़्यादा मिलेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी मैग्नीट्यूड में, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एक HA है, एक HB है और एक आपका SC है, और आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी दी हुई है, एक की मान लीजिए -10.0 कुछ दी हुई है, इसकी दी हुई है -13.6 के अप्रॉक्स, और इसकी दे दी मैंने -12.6 के अप्रॉक्स। ये दी हुई है मैंने किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इनमें से ये बताओ आप कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और वीक एसिड आपका कौन सा होगा। तो देखो क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बढ़ते हुए उसमें लगाना है कि मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, कौन सा होगा, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो आप देखो क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसकी। तो ये आपका H पॉजिटिव आयन ज़्यादा देगा, यानी ये सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। HB वाला इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग आपका हो गया। फिर उसके बाद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है SC वाले की ज़्यादा, यानी SC वाले की ज़्यादा है, तो आपकी ये आपका हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद आपकी है HA की, तो आपका आ जाएगा सबसे वीक आ जाएगा HA। अगर मैं आपसे पूछ लेती इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए था कि HA आपका सबसे वीक एसिड है, और पूछ लेती सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आपका आना चाहिए था HB। इसी तरीके से मैं बेस से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती हूँ आपका। कोई भी आपको मान लीजिए मैंने 3 बेस दे दिए, AOH कह दिया और BOH कह दिया, ये COH कह दिया, और आपको डिफरेंट वैल्यू दे दी, तो आप वही देखेंगे कि किसके लिए आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है आपकी ज़्यादा है। एक के लिए मैंने लिख दी आपकी -13.6, एक के लिए -10.5 और एक के लिए -9.5। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी ज़्यादा है, तो ये सबसे अच्छा आपका क्या होगा, बेस। तो AOH आपका सबसे अच्छा बेस होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, BOH होगा, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा COH। तो इस टाइप से आप बेस के लिए भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब हम मूव करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अब एक क्वेश्चन आपको मैं और बताती हूँ। आप देखो, ये थोड़ा बहुत शॉकिंग वाली आपकी बात हो गई है इसमें, तो आप इसे देखना अच्छे से। बहुत अच्छा वाला एग्जाम्पल है। कभी आपसे पूछा जाए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है आपकी HCl की जो है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है आपकी HF की जो है वो है आपकी -18.7 किलो कैलोरी पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस पे आप लिख सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो क्या है, आपको मैंने अभी बताया था कि HF आपका वीक एसिड है। जब ये आपका वीक एसिड है तो जाहिर सी बात है ये आपका H पॉजिटिव आयन जो देगा वो भी आपके क्या देगा, कम देगा। तो इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू होनी चाहिए थी कम, लेकिन यहाँ क्या आ रही है -18.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऐसा क्या हुआ होगा इसमें कि आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इतनी ज़्यादा बढ़ के आ गई है। तो देखो आपको पता ही होगा, जब आपका HF डिसोसिएट होता है तो आपका क्या होता है, H पॉजिटिव और F निगेटिव बनता है, और उसके अलावा आपके आयंस होंगे H पॉजिटिव OH निगेटिव टाइप के। हाइड्रोजन में आपको पता ही होता है OH निगेटिव और H पॉजिटिव टाइप के आपके आयंस होते हैं। तो ये क्या है, आपके कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके इन्वॉल्व होंगे। तो जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके इन्वॉल्व होगी तो वो भी आपकी क्या है, जब आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो कुछ ना कुछ हीट जो है आपकी उसकी वजह से भी निकली होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई HF और H2O के बीच में, आपको वैसे भी पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
तो जब आप बॉन्ड बना रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो आपकी क्या होगी, हीट जो है रिलीज़ होगी। तो आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ ना कुछ आपका अट्रैक्शन आ रहा है और आपका कुछ ना कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हीट आपकी रिलीज़ हुई होगी। तो जो आपकी HF की हाई होने का रीज़न है वो आपका वीक एसिड की वजह से नहीं होती है, इसकी वीक एसिड की वजह से हो तो आपकी क्या है, HF की करीबन माइनस के 10.7 के अप्रोक्स आप समझ लीजिए उससे आई होगी, और बाकी जो आपकी माइनस के 7 पॉइंट कुछ आई है वो आपकी हाइड्रोजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आई है, जिसका टोटल जो है आपका दोनों मिला के आपके माइनस के 18.7 कुछ हो जाता है। ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको ये जो मिली है, आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो ऐड हुई है वो आपका ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपसे पूछा भी जा सकता है ये, तो आप इसे हमेशा मार्क करके रखना और याद रखना कि आपका अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपकी HF और HCl में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी ज़्यादा है, तो HF की ज़्यादा है, और रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे आपकी क्या है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ हुई होगी, रीज़न वही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, तो आपकी कुछ ना कुछ हीट जो है रिलीज़ होगी। और जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको क्या है, हीट देनी पड़ेगी, यानी हीट आपकी कम होगी, एब्जॉर्ब होगी हीट आपकी। ठीक है, तो सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने ये वाला बता दिया है। अब हम मूव करते हैं इसमें थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया, ये मैंने आपको दे दिया H2SO4 दे दिया, NaOH दे दिया, और सबके लिए मैंने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए कहा है आपसे, और निकालने के लिए कहा है किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने इसके लिए 1 मोल और इसके भी लिए मैंने 1 मोल। तो देखो क्या है, अगर H2SO4 एसिड का अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो आपके H पॉजिटिव आपका कितना बना होगा, 2 मोल्स। तो यहाँ से आपका 2H पॉजिटिव जो बने होंगे आपके वो बने होंगे 2 मोल्स, यानी H पॉजिटिव के जो मिले होंगे आपको 2 मोल मिले होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका H2SO4 डिसोसिएट करेगा वो क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव, 2 निगेटिव, तो आपके 2 मोल्स मिले होंगे H पॉजिटिव के, और यहाँ से आपका मिले होंगे OH निगेटिव के 1 ही मोल। तो अब ये बताओ 2 मोल्स में और 1 मोल्स में लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो गया आपका, 1 मोल वाला, क्योंकि 1 मोल आपका कम है तो वही तो लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो इसी की वजह से आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी, तो माइनस के 13.7 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कहती हूँ मैं, मान लीजिए इसका 2 मोल ले लिया मैंने, सॉरी इसका मैंने 1 मोल ही लिया है और इसके मैंने ले लिए हैं 2 मोल, तो उस टाइम पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी क्या होगी। तो देखो क्या है, इसके 2 मोल्स लिए हैं, इसके 1 मोल से आपके 2 मोल्स ही बनेंगे H पॉजिटिव के, और अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 2 मोल से आपके कितने बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ OH निगेटिव आयन। तो आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हो जाएगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, माइनस के 13.7 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका आ जाएगा। अब मैं थर्ड जो मूव करती हूँ आपको, मान लीजिए मैंने कह दिया ये आपने लिया है 1 मोल, हाँ 2 मोल लिया है, और ये वाला भी आपने ले लिया 2 मोल ही, तो आप बताइए कितना होगा। तो देखो 2 मोल्स लिया है तो इससे तो मिल गए H पॉजिटिव आयन आपके 4 मोल, क्योंकि 1 मोल से आपके 2 मोल मिल रहे हैं, तो 2 मोल से आपको कितने मिलेंगे, 4 मोल, और फिर उसके बाद 2 मोल से आपके कितने मिलेगा OH निगेटिव आयन, 2 मोल ही आपका मिलेगा। तो आपका जब 2 मोल से 2 मोल ही मिल रहा है आपका, तो आप देखो लिमिटिंग एजेंट आपका यही वाला हो गया, तो आपका इसी की वजह से क्या होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी आएगी, तो माइनस के 13.7 मल्टीप्लाई 2 से ही आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी इसमें भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, एक इसमें ये लिखी हुई है लाइन, टू कैलकुलेट द राइज ऑफ टेम्परेचर वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, राइज इन टेम्परेचर एंड हीट इवॉल्व्ड। तो देखो क्या है आपके, ये तो हो ही गए क्वेश्चंस के टाइप्स, और एक और मैं आपको बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपका, उसमें आपको दिया हुआ है
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2O, आपका फॉर्मेशन ऑफ H2O दे रखी है आपको 40, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि वही आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से क्या कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो आप। और उसके बाद जो बनना है आपका, आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको पता ही है, अगर दे तो सही है, नहीं दे तो आपको पता ही है माइनस की 13.7 किलो कैलोरी पर मोल आपकी होती है। ये भी आपको दे रखी है किलो कैलोरी पर मोल में ही, ठीक है। और आपसे पूछी है आपको बतानी है हीट फॉर्मेशन ऑफ OH निगेटिव, आपको बतानी है, यानी हीट जो है आपकी OH निगेटिव की आपकी क्या होगी वो आपको बतानी है। तो देखो क्या है आपका, आप अगर रिएक्शन लिखोगे तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा प्लस OH निगेटिव रिएक्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखवाया भी था, आपका यही रिएक्शन आई थी और आपकी H2O आपका बना था। तो आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो आपका आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव। आपको पता ही है प्रोडक्ट वाले की पहले लिखते हैं फिर उसमें से माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट वाले की, तो आपकी आ जाती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन की अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की हीट जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो माइनस कर देंगे रिएक्टेंट में जितने भी है आपकी वो। तो आप ये लिख देंगे, आपसे OH निगेटिव की पूछी है, H पॉजिटिव की आपको पता ही है 0 होती है मोस्टली, अगर नहीं दी हुई है तो आप 0 कंसीडर करके चलेंगे, वरना आपको दे देंगे ये जो H पॉजिटिव की होती है वो आपको 0 दी है या कुछ और वैल्यू देंगे तो आप वही लिख देंगे इसके अंदर। तो आपसे OH निगेटिव की पूछी है, H2O की आपको पता ही है इसमें दे रखी है कितनी हो गई आपकी H2O की, H2O की आपको दी हुई है हीट ऑफ फॉर्मेशन 40 किलो कैलोरी पर मोल, तो आपकी आ जाएगी 40 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी आ गई और इसकी रख देंगे आप माइनस के 13.7, ये यहाँ से आप कैलकुलेशन कर देंगे और आप डेल्टा OH निगेटिव की आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे कि आपको H पॉजिटिव की दे दी और OH निगेटिव से आपकी पूछ ली कि क्या होगी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कर रहे हो न्यूट्रलाइज। तो आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो माइनस के 13.7 ही कंसीडर करके चलोगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और आपकी OH निगेटिव की दी है, H पॉजिटिव की निकालनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपकी H2O की भी दे रखी है, ठीक है।